पुलवामा में हुए हमले को 4 साल पूरे हो चुके हैं। उस आतंकी हमले को भारत कभी नहीं भूला है, लेकिन उस हमले का भारत ने जैसा करारा जवाब दिया था वो पाकिस्तान को कई पीढ़ियों तक याद रहेगा। पुलवामा हमले के बाद जो कुछ हुआ उससे नतीजे पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। उसकी न सिर्फ आतंकी की फैक्ट्री तबाह हुई है, बल्कि उसके आर्थिक स्रोत भी बंद हो गए हैं। उस खौफनाक आतंकी हमले की बरसी पर आपको दिखाने जा रही है स्पेशल पड़ताल कि कैसे पुलवामा की साजिश रची गई और कैसे उस अंजाम दिया गया। देखिए हमारी इस खास पड़ताल में। बहावलपुर, पाकिस्तान, अगस्त सितंबर 2018। लाहौर से करीब 80 किलोमीटर के फासले पर बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर। इसी शहर में NH5 पर सरकी चौक नाम की एक जगह है। यहां से कुछ मिनट पैदल चलने पर एक सफेद मस्जिद नजर आती है। इस मस्जिद का नाम जामिया सुभान अल्लाह है। यही मस्जिद जैश का मुख्यालय और मौलाना मसूद अजहर की मान है। मसूद की इसी मान में एक खौफनाक साजिश को आकार दिया जा रहा था। ऐसा धमाका करो कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई दे। जिहाद का वक्त आ गया है आदिल। तुम्हें हिंदुस्तान में घुसकर उसकी गर्दन पे वार करना है। ऐसी तबाही मचा दो कि वो लोग दंग रह जाए, उनका वजूद ही हिल जाए, कोई कुछ समझ ही ना पाए। तुम ये कर सकते हो आदिल। पूरी कौम को तुम पर भरोसा है आदिल, तुम ही ये कर सकते हो। जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने कश्मीर में बड़े हमले की प्लानिंग कर ली थी और इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए चुना पुलवामा के ही रहने वाले आदिल अहमद उर्फ वकास को। मैंने आदिल का अच्छी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। वो हमारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। वो फिदाइन बनने को तैयार है। इस वक्त वो वही करेगा जो हम उससे कहेंगे, क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर हमारा राज है। तुम उसके हैंडलर होगे। आदिल को फिदाइन बनाने में कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। आदिल अहमद डार उर्फ वकास एक नया मिलिटेंट था। ऐसे में उसके बारे में जानकारी काफी कम थी। आदिल अहमद डार की गिनती ग्रेड C लेवल के मिलिटेंटों में होती थी। 20 साल का आदिल 2016 में एक आतंकी के मारे जाने के बाद सेना के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने लगा था। एक बार वो घायल हो गया, जिसके बाद उसके इरादे काफी खूंखार हो उठे थे। तो आदिल, तुम तैयार हो? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूं। जिस अफजल ब्रिगेड के तुम मेंबर हो, उनका काम करने का वक्त आ गया। अब तुम हमारा बदला ले सकते हो। हेडक्वार्टर से साफ तौर से कहा गया, धमाके की गूंज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पूरे कश्मीर को सुनाई दे। और इस धमाके का असली मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार गिराना। उनकी रूह कांप उठनी चाहिए।
मसूद अजहर के हैंडलर आदिल को पूरी तरह ब्रेन वॉश कर फिदाई बना चुके थे और 8 फरवरी को ही खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे इनपुट पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया था। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे करीब एक हफ्ते बंद था। 14 फरवरी तक बर्फबारी का दौर कुछ हद तक कम हो चुका था, लिहाजा जम्मू में रुके सीआरपीएफ के काफिले को रवाना किया गया। जय हिंद सर। जय हिंद। कितने जवान हैं? चौदह फरवरी 2019 वक्त दोपहर करीब 2:15 बजे। श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा सीआरपीएफ का काफिला दोपहर करीब 2:15 बजे काजीगुंड पहुंचा। यहां 14 गाड़ियां रुकी और 2 बसों के खराब होने की वजह से इन बसों में से 23 जवानों को दूसरी बसों में ट्रांसफर किया गया। यहीं 78 में से 16 गाड़ियां रुकी हुई थी। इसके बाद काफिले में 16 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी शामिल हो गई थी। हमले के लिए काफी ज्यादा रैकी की गई। हमले के लिए इसी लैथीपुरा जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ हल्की चढ़ाई है, साथ में एक मोड़ भी है, जिसकी वजह से यहाँ गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। 14 फरवरी 2019 पुलवामा, जम्मू कश्मीर, वक्त दोपहर 3 बजे। जम्मू से पुलवामा का फासला करीब 150 किलोमीटर है। करीब 3 घंटे में जम्मू से चला सीआरपीएफ की बसों का काफिला पुलवामा पहुंच चुका था। दोपहर 3:15 बजे जब काफिला श्रीनगर से करीब 27 किलोमीटर दूर शेखपुरा पहुंचा, तब माइलस्टोन 271 के पास आदिल ने विस्फोटक से भरी कार को काफिले के 5 नंबर बस से टकरा दिया। और 14 फरवरी 2019 को शाम को करीब 3-3:30 बजे मेरे को मैसेज आता है, मैं कोर हेडक्वार्टर में था, कि सर कॉन्वॉय के ऊपर आईडी ब्लास्ट हुआ है। तो जब पूछा गया कि क्या है, कैसे हुआ है, रोड साइड आईडी थी, व्हीकल बेस्ड आईडी थी, या कैसे या फायरिंग हुई है, तो धीरे धीरे खबर जो है क्लियर होनी शुरू हुई। शुरू में जो डैमेज का एक्सटेंट था वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा, ब्लास्ट बहुत बड़ा था। मसूद के प्यादे आदिल ने 350 किलो बारूद से भरी कार बस से भिड़ा दी। धमाका इतना जोरदार था कि 2 बसों में से एक के परखच्चे उड़ गए। धमाके की आवाज 10 किलोमीटर तक सुनाई दी। जम्मू कश्मीर में कई दशकों के बाद सुरक्षा बलों पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला था। हमला इतना जोरदार था कि सीआरपीएफ की बस के परखच्चे उड़ने के साथ साथ इस इलाके में कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई थी। हमले वाली जगह पर अफरा तफरी और भ्रम का माहौल था। दूर दूर तक सिर्फ धुआं दिख रहा था। काफिले के जवान अपनी बसों से बाहर आ गए, लेकिन उन्हें वापस बसों में जाने के लिए कह दिया गया। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जवानों को नजदीक के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन मौके पर ही बड़ी संख्या में जवान शहीद हो गए थे। देश के कोने कोने में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे थे। हर तबके में आक्रोश की आग सुलग रही थी। शहीदों के पार्थिव शरीर देखकर गुस्सा कई गुना भड़क चुका था। पाकिस्तान में छिपे पुलवामा के पापियों को हर हाल में सजा देने का फैसला कर लिया गया। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को
कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पुलवामा के गुनहगारों को कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई थी। सबसे पहले घाटी में छिपे मसूद के पिट्ठुओं को ठिकाने लगाया गया। मेरे नीचे जितने भी हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट थी, मैंने उस तमाम फ्लीट को एक्टिवेट किया और पुलवामा के लिए जाने के लिए बोला। बेस हॉस्पिटल जो है कश्मीर में, आर्मी में 92 बेस हॉस्पिटल, वो वहाँ का बेहतरीन हॉस्पिटल है। तमाम डॉक्टर्स को मैसेज देके वापस हॉस्पिटल में इमरजेंसी में बुलाया गया। तमाम इमरजेंसी जहाँ ट्रॉमा सेंटर्स और ऑपरेशन थिएटर्स को एक्टिवेट किया गया ताकि अगर कैजुअलिटी आती है तो उनको ध्यान रखा जा सके। ये सब कुछ तमाम क्या होता है, सबसे पहले जब कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है, डैमेज को लिमिट करना पड़ता है, एंड थर्ड स्टेप है उसका रिटेलिएट करना। कश्मीर के बाद अब बारी पाकिस्तान में बैठे जहरीले आदगरों को कब्रिस्तान भेजने की थी। हमले के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। पाकिस्तान की हीला हवाली और बहानेबाजी के बाद देश के जाबाजों ने एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारने का फैसला कर लिया। हमने इमीडिएटली ऐसे ऐसे ठिकानों पे अपनी ऑपरेशन लॉन्च किए जो शकिया ठिकाने थे, जहाँ पे वो जा सकते थे। 100 घंटे के अंदर अंदर जैश ए मोहम्मद का वो मॉड्यूल जिसका कमांडर कामरान पाकिस्तानी टेररिस्ट था, जिसका कोड वर्ड था गाजी, और उस मॉड्यूल को ख़त्म किया गया। और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें ये सवाल आया था, जिसके ऊपर ये स्टेटमेंट आई, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। मंगलवार 26 फरवरी 2019 यही तारीख थी जब कश्मीर से लेकर पीओके तक का इलाका हिंदुस्तान के जाबाजों की परवाज से गूंज उठा। तड़के 3 बजे मिराज 2000 विमान एलओसी पार कर बालाकोट पहुंचे और फिर मसूद के सपोलों के दिलों को उन्हीं की कब्र में तब्दील कर दिया। बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। जब आपको ये पता लगा कि नहीं, हम यही नहीं रुकने वाले हैं, अब सरहद पार होगी, तब जनरल ढिल्लन के मन में क्या तरंग आई थी? मैम, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स का जो प्लानिंग थी वो दिल्ली में हो रही थी। उसमें बहुत नीड टू नो बेसिस, बहुत कम लोगों को मालूम था क्या होना है एंड कैसे ऑपरेशन होगा, कौन सा रूट लिया जाएगा, एयर पैकेजिंग कैसे होगी, कौन कौन से हवाई जहाज जाएंगे, क्या एम्युनिशन ड्रॉप किया जाएगा, एग्जिट कैसे होगा, वापस कैसे आएंगे, एयर डिफेंस को सप्रेस कैसे करना है, ये पूरी प्लानिंग दिल्ली में थी। हमारी एयरफोर्स ने बिना डिटेक्ट हुए इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की, पाकिस्तान के अंदर जाकर बम्बार्डमेंट की, उस बेस को ध्वस्त किया और सेफ्टी के साथ वापस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर से निकल के वापस हिंदुस्तान में आए। तो ये एक गवर्नमेंट की विल, एक डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटी जाहिर करता है। सुबह होने तक पाकिस्तान के होश फाख्ता हो चुके थे। आतंकी मुल्क के हुक्मरानों को अंदाजा तक नहीं था कि हिंद की फौज पाकिस्तान में कई किलोमीटर घुसकर मसूद के सपोलों के सिर पर बारूद बरसाएगी। जिस दिन रात के करीब 3:30 के आसपास जब ये एयरक्राफ्ट क्रॉस करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गए, वो मेरे इलाके से गए, क्योंकि अभी ये सीक्रेट नहीं है तो इसलिए मैं बता सकता हूँ। वो हमारे इलाके से गए, कश्मीर से उन्होंने एंटर किया, वो भी एक मैसेजिंग थी। और जो लड़का ड्यूटी पे था जिसके ऊपर से गए, तो उसने अपने कंपनी कमांडर को, सीईओ को फ़ोन किया, उसने मेरे को फ़ोन किया। कंपनी कमांडर से मेरी बात हो रही थी
उसकी मैम जो बात थी, जो रात के 3:30 बजे मेरे को रिपोर्ट दे रहा है, सर गए, चले गए सर, मतलब वो जोश कुछ और ही है। हिंदुस्तान के जाबाजों के शौर्य को दुनिया सलाम कर रही थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को फिर से सिर पर बारूद बरसने का खौफ सता रहा था। बालाकोट में बारूद बरसने से पाकिस्तान बिलबिला उठा था। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। डॉग फाइट में भारतीय वायुसेना के MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 को मार गिराया। डॉग फाइट के दौरान भारत का MiG-21 हादसे का शिकार हो गया। पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पाकिस्तान की टांगें कांप रही थी। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये हमारे इंटरेस्ट पे नहीं है, ना हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में कि बात आगे बढ़े। लिहाजा हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। हिंदुस्तान का जोश देखकर पाकिस्तान को इस्लामाबाद में बारूद बरसने का खौफ हो चुका था। लिहाजा अगले ही दिन पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर फौजी जनरल तक हमारे विंग कमांडर को छोड़ने वाघा बॉर्डर तक आए। पुलवामा हमले और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के ठीक 18 महीने बाद यानी 25 अगस्त 2020 को एनआईए ने 13,500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और उसके सरगना मसूद अजहर को इसका मास्टरमाइंड बताया था। एनआईए की चार्जशीट में मसूद अजहर समेत 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें 7 पाकिस्तानी हैं। मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ असगर अलवी, अम्मार अलवी और भतीजा उमर फारूक मास्टरमाइंड बताए गए। एनआईए की चार्जशीट में जैश के सरगना मसूद अजहर का नाम है। एनआईए ने बताया कि 200 किलो विस्फोटक पाकिस्तान से लाया गया। आरडीएफ, मुदस्सर नजीर अहमद की खरीदी गई जिलेटिन की छड़ें, वाजी उल इस्लाम का ऑनलाइन मंगाया गया 4 किलो अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट शामिल था। हमले को अंजाम देने के लिए आईडी को कार में 160 किलो और 40 किलो के 2 कंटेनरों में फिट किया गया था। बहुत से ऐसे सवाल पूछे गए थे और सबसे तगड़ा सवाल था इंटेलिजेंस फेलियर। बार बार सवाल किए गए कि आपको क्या इंटेलिजेंस नहीं मिली थी, आपको इनपुट्स नहीं मिले थे कि इतना तादाद में बारूद आ जाता है, असला आ जाता है और हमें पता नहीं चलता है। जब आपका दुश्मन एक देश है, एक पूरी रेगुलर आर्मी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी कोई ऑर्गेनाइजेशन या घर की कोई गुंडागर्दी नहीं है। वो किस तरह से इस मुहिम को चलाते हैं। तो जो इंटेलिजेंस में हम अगर 100 ऑपरेशन दुश्मन ने प्लान किए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस 99 ऑपरेशन उसमें से फेल कर देती हैं। सेना के जांबाजों ने पुलवामा में 40 जवानों की शहादत का बदला ले लिया था, तो दूसरी तरफ सरकार ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने और आतंकियों को पालने वाले इस्लामाबाद के हुक्मरानों को दरबदर करने की तैयारी कर ली थी। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी कारोबारी रिश्ते खत्म कर दिए, जिसके बाद पाकिस्तान कैसे तिल तिल बर्बादी के कुएं की तरफ सरकता रहा, ऐसे समझिए। 2018-19 में भारत और पाकिस्तान के बीच 17,903 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। 2019 में भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया। पाकिस्तान से आने वाले सामान पर 200% का टैरिफ लगा दिया गया। यही वजह है कि 2021-22 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 3,850 करोड़ का कारोबार हुआ।
पुलवामा के बाद पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया था। बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के बाद भी इमरान खान हेकड़ी दिखाते रहे, तो दूसरी तरफ भारत से कारोबार बंद होने के चलते पाकिस्तान लगातार कंगाल और दिवालिया होता रहा। और उसी के चलते आज हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान दर दर पर जाकर भीख मांग रहा है। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। पुलवामा के पापी आतंकी अजगर मसूद अजहर को पालने वाले पाकिस्तान का वजूद इतिहास की किताबों में समाने वाला है। रावलपिंडी के जिन फौजी तमगे वाले जनरलों की सरपरस्ती में जिन्ना के मुल्क की आतंकी नस्लें पलती रहीं, वही आतंकी पाकिस्तान को खाक में मिला रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं। भी कोई हमला होता है, कोई भी या जो किसी मुल्क में होता है, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। कोई भी इंसान मरता है, चाहे वो किसी मज़हब का हो, कोई भी हो, इंसान की मौत जो है वो हर इंसान को लिए दुख होता है। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या था कि कोई भी मरता है, उनका मरता है, हमारा मरता है, कोई भी किसी किस्म का मरता है। तो पाकिस्तानियों को इस चीज़ का दुख है। जी बिल्कुल है। असल बात यह है, देखो इंसान इंसान होता है। कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा? मुझे पहले ये बताएं। कश्मीर हमारी कभी शारक था ही नहीं ना, वो कभी हमारी शारक है। हमारे पास जो टूटा फूटा पाकिस्तान है ना, खुदा के लिए हम इसी को संभाल लें। हमारे यहाँ पे यंग जनरेशन को हिस्ट्री का पता नहीं है। ये वही पाकिस्तानी हैं चंद बरस पहले तक जिनके हीरो हाफिज, मसूद अजहर और सलाहुद्दीन जैसे आतंकी थे, जो पाकिस्तानी पैदा होते ही अपनी नस्लों का नफरत और कट्टरता की घुट्टी पिलाते रहे। वो खुद आज पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके हैं। हिंदुस्तान की धरा को हजारों जख्म देने वाले पाकिस्तान का वजूद खाक में मिलने वाला है। पुलवामा के शहीदों को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। रही बात मसूद की, तो मसूद तो मरेगा, पक्का मरेगा, और उस जानवर की मौत मरेगा जिसकी दुम कभी सीधी नहीं होती। पुलवामा के पापी इस जहरीले अजगर का फंदा भी जल्द तैयार होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।